हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। फिर इसके अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो जितनी भी जो संख्याएं हैं उनको हम रियल नंबर के अंदर गिनते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1, 2 जितने भी पूर्णांक हैं, -2, -3, -4, √3, 4, ठीक है, 5, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी भी जो संख्याएं हैं इस प्रकार की, वो सब क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी संख्या आती हैं? परिमेय संख्याएं भी आती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और पूर्णांक आते हैं, पूर्णांक, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्णांक हैं। ये सब किस में आती हैं, भाज्य अभाज्य, ये सब किस में आती हैं? सब संख्याएं जो होंगी वो रियल नंबर के अंदर गिनी जाती हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वो केवल इस चैप्टर में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इमेजिनरी संख्याएं होती हैं और रियल नंबर होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, लेकिन हमें इमेजिनरी के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो इमेजिनरी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, काल्पनिक संख्याएं जिन्हें कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं? जैसे अंडर रूट के अंदर कहीं पर माइनस का आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये संख्या क्या होती है, इमेजिनरी होती है। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, आई का स्क्वायर लिखते हैं, 4 × -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए 4 और -1 के लिए हम लिख सकते हैं i², ठीक है। तो 4 अब बाहर आ जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक i बाहर आएगा, तो ये 2i आएगा बाहर, ठीक है। तो जिनमें भी i लगा होगा वो क्या होती हैं, इमेजिनरी संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वो इमेजिनरी संख्याएं होती हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी इमेजिनरी संख्याएं कौन सी होती हैं और रियल संख्याएं कौन सी होती हैं। जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, पूर्णांक हो, तो वो सब का रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। और इमेजिनरी संख्याएं जिनमें माइनस के अंदर रूट आता हो वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं संबंधी यहाँ पर क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दी गई है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है, ठीक है, पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है ये। फिर दूसरी यहाँ पर क्या है, प्रमेय, एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये क्या करती है, किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने पर आधारित है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ते हैं फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है, दिए होंगे ये ए और बी ऐसे यहाँ पर दिए गए हैं। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि
उसको इस प्रकार से लिखा जा सके, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सके ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर का मान जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटा है। तो यहाँ पर जैसे मैं इस प्रकार से कोई उदाहरण लेता हूँ, तो उदाहरण जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने ले लिया कोई, ये कोई संख्या ले ली भाज्य। भाज्य क्या है यहाँ पर, ये क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है, क्या होती है, शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य को मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर ए से, भाज्य को किससे ले रहा हूँ मैं, ए से, भाजक को किससे ले रहा हूँ मैं, बी से, भागफल को किससे ले रहा हूँ, क्यू से, शेष को किससे ले रहा हूँ मैं, आर से। यानी बी मतलब क्या होता है, बी से मैं किसी संख्या को लेता हूँ, तो यहाँ पर जो होता है क्यू, क्यू क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर क्वेटेंट होता है, क्या होता है ये, क्वेटियंट, ठीक है, ये क्वेटेंट है। और आर फोर मतलब रिमाइंडर है, क्या चीज़ है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कहें तो शेष, ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो ये जो प्रमेय होती है वो क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, ये पूर्णांकों को डिवाइड करने पर आधारित है, विभाज्यता पर आधारित है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे ए को हमने किसी संख्या से भाग किया, ठीक है, ए को हमने किसी संख्या से भाग किया, किस, वो संख्या क्या है यहाँ पर, बी, भाजक क्या है यहाँ पर, बी है, बी से भाग करने पर भागफल जो है वो क्यू आता है, भागफल कितना आता है, क्यू, और इसका शेषफल कितना आता है, आर। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, हम भाज्य बराबर, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ये प्रमेयिका होती है, तो वो क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जहाँ जो आर है, जहाँ आर है, वो आर क्या है, वो 0 से तो बड़ा होगा, और बी से कैसा होगा, भाजक से छोटा होगा, ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रमेयिका, फिर एक आती है हमारी एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, कुछ नहीं है, वो भी यही प्रमेयिका की तरह है। अच्छा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ठीक है, क्या है ये, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, तो वो क्या होता है कि वो क्या होता है कि किसी भी संख्या को या किसी भी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल किया जाता है, ठीक है, हल करने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कि एल्गोरिथम क्या होता है, किसी समस्या को हल करने की चरणबद्ध का मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करते हैं, तो वो होता है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे ये कह रहा है कि एल्गोरिथम से क्या संबंध होता है, ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि का प्रदान करती है, ठीक है। तो ये होती है एल्गोरिथम, ठीक है। और प्रमेयिका क्या होती है, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यहाँ पर
तो ये क्या है, कोई दो संख्या दे रखे होंगी, ये एचसीएफ निकालने के काम में आती है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक होंगे, दो धनात्मक पूर्णांक जैसे सी और डी दिए होंगे, और जिसमें क्या होगा कि उन दोनों में एक बड़ा होगा। यहाँ पर क्या है, सी बड़ा होगा डी से, तभी ये एचसीएफ निकल पाएगा जब पहला वाला बड़ा होगा डी से, ठीक है, मतलब दूसरे वाले से। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसके हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरणबद्ध कर देते हैं इसे। है वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है, लेकिन इसको हमने चरणबद्ध तरीके से किया गया है, चरण 1, चरण 2, चरण 3, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि हमें निकालना होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी दो संख्याएं होती हैं तो उनमें से एक संख्या बड़ी होती है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे कि जो अंतिम भाजक था वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। यदि जीरो नहीं आता है तो क्या होगा, नेक्स्ट फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, फिर से देखेंगे आर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से, इस चरणबद्ध तरीके से हम इसको करते जाते हैं, ठीक है। जब तक आर जीरो ना मिल जाए तब तक हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। और जहाँ जीरो मिल जाएगा वहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल तुम्हारी किताब का ही ले लेते हैं, ठीक है। आपकी किताब का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है 4052 और 12576 का हमसे पूछ रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें हमें देखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं चरण फर्स्ट, क्या लिख लूँ, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में यहाँ हम देखते हैं, क्या देखेंगे कि 12576 वो बड़ा है किससे, 4052 से। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, 12000 है। कितना है भाज्य, 12576 है। अच्छा, भाजक क्या है, यहाँ पर भाग किससे करेंगे हम, 4052 का जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको रफ कार्य में इधर कर लेते हैं, ठीक है। रफ कार्य में कर लेंगे हम इधर। तो इधर जब हम रफ कार्य में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12576 को कर लेते हैं भाग, ठीक है। कितने से करने हैं, 4052 से, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अंक में पढ़ते हैं तो ये कम रह जाएगा, तो सभी अंकों में पढ़ना पड़ेगा। तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 के 15 और 3 चौक 12। तो घटा देते हैं इसको, तो कितना बचता है, 0 2 4, इतना बचा। तो भागफल कितना गया, 3 बार गया। शेष कितना बचा, 420 बचा, 420 बचा। ये रफ कार्य में करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, 0 नहीं आया। यहाँ पर क्या है, यहाँ आर इजकल टू 420 जो कि 0 नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब अब क्या होगा, चरण नंबर 2 में आ जाते हैं, चरण नंबर 2 में आ जाते हैं, ठीक है। चरण 2, तो चरण 2 यानी दूसरी स्टेप में आते हैं हम। तो दूसरी स्टेप में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम, जो अंतिम भाजक था उसके लिए भाज्य मानेंगे, ठीक है। तो अब भाज्य क्या हो गया, अब भाज्य मान लेंगे हम 4052 को, ठीक है। और भाजक किसको मानेंगे, भाजक मानेंगे जो शेषफल बचा था। भाजक बराबर कितना, 420, ये भाजक हो गया।
ठीक है। पुनः क्या करेंगे हम, पुनः अच्छा यहाँ पर भी अब देखेंगे हम कि यहाँ पर की जो भाज्य है वो क्या है, बड़ा है ना 420 से, 420 से बड़ा, ठीक है। पुनः यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने पर, दोबारा से प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा से प्रयोग कर लेते हैं हम। तो अब मैं किससे भाग करता हूँ, अब मैं भाग करता हूँ 4052 को भाग करता हूँ मैं 420 से, ठीक है। 420 से भाग करूँगा मैं तो कितनी बार भाग जाएगा, 420 से भाग करने पर भागफल कितनी बार जाएगा, 9 बार, ठीक है। और 9 बार जाएगा, करके दिखा देता हूँ मैं। 4052 को भाग करना है 420 से, तो करेंगे 420 से, तो 4 नेम 0, 4 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 36 और 1 37, घटा लेते हैं 2, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पर 9 में से 7 गए 2, ठीक है। इतना शेषफल बचा 272, शेषफल कितना बचा 272, ये शेष बच गया, ठीक। तो अभी भी आर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ आर बराबर आया 272 जो कि नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं आया। फिर अगले स्टेप में जाएंगे तो चरण नंबर 3 पर पहुँचेंगे। तो चरण नंबर 3 में जाएंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास में अब भाज्य कितना हो जाएगा, अब भाज्य, अब फिर से वो ये वाला भाजक बन जाएगा, जो अंतिम भाजक था वही भाज्य बन जाएगा। तो अब भाज्य हो गया हमारे पास में 420 और भाजक कितना हो गया, अब भाजक हमारे पास में हो गए जो शेषफल था 272, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 420 यहाँ पर ज़्यादा है ना 272 से, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने पर, पुनः प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 420 बराबर 272 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, प्लस में शेष बचेगा कितना 148, ठीक है। करके देख लेना इधर, ठीक है। तो अब ये आया, अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आर बराबर कितना आ गया 148, ये भी क्या है नॉट इक्वल टू 0, अभी फिर से आगे जाएगी प्रक्रिया, ठीक है। अभी प्रक्रिया फिर से आगे जाने वाली है, तो ये प्रक्रिया आगे जाएगी। तो यहाँ पर चरण नंबर 3 पर चलते हैं हम, चरण नंबर 3 हो चुका है हमारा, अब चरण नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है। तो चरण नंबर 4 में चलेंगे तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब फिर से इसको मान लेंगे हम, ठीक है। अब भाज्य कितना मान लें हम, भाज्य अंतिम भाजक 272, भाज्य बराबर 272 और भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा यहाँ पर 148, यानी कि जो शेषफल था वही हो जाएगा। तो फिर से लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। यहाँ पर 272 ज़्यादा है 148 से, तो इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है। फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 148 दूनी तो ज़्यादा हो जाएंगे, फिर एक बार जाएगा 272 बराबर 148 एकम, 148 प्लस में कितना बचेगा 124, ठीक है। यहाँ पर फिर आर बराबर नॉट इक्वल टू 0 आया, फिर यहाँ पर क्या हुआ आर इक्वल टू
124 नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से साथियों ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, ठीक है, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ऐसे ही चरणबद्ध चलाते रहना, ठीक है, ऐसे ही करके करते रहना। तो मैं अब ये बार बार नहीं लिखूँगा, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, आप ऐसे ही लिखते रहना। तो अब मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारा इतना ये आ गया। अब हमारे पास में अगले चरण में क्या होगा, नेक्स्ट चरण में अब हमारे पास में जो भाज्य होगा, यानी चरण नंबर 5 में जो भाज्य आएगा, भाज्य बराबर 148 हो जाएगा और भाजक कितना हो जाएगा, भाजक 124 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाते हैं हम, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो 148 को भाग करेंगे 124 से, तो फिर एक बार जाएगा, 124 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर शेषफल कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर r नॉट इक्वल टू r बराबर जो आया वो कितना है, 24, जो कि 0 नहीं है। अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई। अब अंतिम भाजक हमारे ये है। अब फिर से चलाएंगे अगले स्टेप में, क्या 124 फिर से लिखेंगे और इससे भाग करेंगे 24 से। तो 24 के से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। प्लस का शेष कितना बचेगा, 24 में 120 और ये शेष बचा 4। यहाँ भी शेष 0 नहीं आया, तो r फिर 4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब 24 को भाग करेंगे किससे, 24 को भाग करेंगे इस शेषफल से। तो 4 4 छंग 24 और ये शेषफल आ गया 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ऐसे चलते रहेंगे, यहाँ ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ r इक्वल टू 0, यहाँ पर r इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो r इक्वल टू 0, इसलिए हमारी प्रक्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई। यहाँ पर r क्या है, शेषफल है, शेषफल क्या आ गया, यहाँ r शेषफल बराबर 0। तो हमारी प्रक्रिया समाप्त होती है, यहाँ हमारी प्रक्रिया समाप्त होती है। अतः कितने का था, ये था 12,000 HCF किसका था, 12,576 और 4,052 का। इसका HCF क्या आएगा, जो अंतिम भाजक है, ठीक है। अंतिम भाजक कौन सा था, अंतिम बार भाग किससे दिया था हमने, 4 से दिया था, ठीक है। तो ये 4 आ गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, HCF हो गया। ये क्या हो गया, HCF। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।